नाम क्या हमारा द ब्रिटिश रूल एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि अंग्रेजों का शासन और 1857 का विद्रोह। ठीक, भारत में जिस मतलब किस तरीके से विदेशियों का आक्रमण हुआ, व्यापार किया हमारे देश में, क्या क्या उन्होंने लूटा, किस तरीके से भारतीयों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, विरोध किया, हिंसा की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारा देश किस तरीके से गुलाम बना, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। इन 1448 पोर्तुगीज सेलर द वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया। 1448 में एक पुर्तगाली नाविक था जिसका क्या नाम था, वास्को डी गामा। इसने भारत के तरफ जो आने वाला समुद्री मार्ग था उस रास्ते की खोज किया था। ठीक है, भारत की खोज नहीं किया था, भारत की तरफ समुद्री मार्ग जो आ रहा था उस मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। ही लैंडेड एट कालीकट नाउ कोझिकोड इन केरला। वो देखो कोझिकोड यानी जो आज की डेट में जो कालीकट पहले था वो आज की डेट में केरला में स्थित है, उसको क्या बोला जाता है, कालीकट बोला जाता है। आज की डेट में कोझिकोड भी बोलते हैं उसको, जो केरला में स्थित है, वहीं पे वो उतरा था। ठीक है, फिर उसके बाद किंग जमोरिन ऑफ कालीकट लेड पोर्तुगीज ट्रेडर्स कैरी ऑन ट्रेड विथ इंडिया। जो किंग जमोरिन वहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों को ये आदेश दे दिया कि तुम हमारे साथ व्यापार कर सकते हो। ठीक, आफ्टर सम टाइम द पोर्तुगीज ट्रेडर हैड अ मोनोपोली ओवर द स्पाइस ट्रेड। कुछ समय के बाद जो वहाँ के पुर्तगाली व्यापारी थे उन्होंने एक तरीके से मसाले के व्यापार पे कब्जा जमा लिया। ठीक, Towards the end of 16th century, the Dutch, the French and the English could also put hold in India. 16वीं शताब्दी के अंत में जो डच थे, डच लोग यानी कि डच का मतलब नीदरलैंड के जो निवासी होते हैं उसको डच बोलते हैं। द फ्रेंच, फ्रांस के जो निवासी होते हैं उनको फ्रेंच बोलते हैं। ठीक, एंड इंग्लिश यानी कि जो इंग्लैंड के जो निवासी उसको इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश नहीं। ठीक है, ये सब जितने भी थी 16वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कहीं न कहीं प्रवेश करना आरंभ कर दिए थे। ठीक, इन द ईयर 1600 क्वीन एलिजाबेथ गिव परमिशंस। 1600 शताब्दी में 1600 जो साल था, जैसे अभी हमारा 2000 चल रहा है ना, फिर का नाम क्या हमारा द ब्रिटिश रूल एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि अंग्रेजों का शासन और 1857 का विद्रोह। ठीक, भारत में जिस मतलब किस तरीके से विदेशियों का आक्रमण हुआ, व्यापार किया हमारे देश में, क्या क्या उन्होंने लूटा, किस तरीके से भारतीयों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, विरोध किया, हिंसा की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारा देश किस तरीके से गुलाम बना, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। इन 1448 पोर्तुगीज सेलर द वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया। 1448 में एक पुर्तगाली नाविक था जिसका क्या नाम था, वास्को डी गामा। इसने भारत के तरफ जो आने वाला समुद्री मार्ग था उस रास्ते की खोज किया था। ठीक है, भारत की खोज नहीं किया था, भारत की तरफ समुद्री मार्ग जो आ रहा था उस मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। ही लैंडेड एट कालीकट नाउ कोझिकोड इन केरला। वो देखो कोझिकोड यानी जो आज की डेट में जो कालीकट पहले था वो आज की डेट में केरला में स्थित है, उसको क्या बोला जाता है, कालीकट बोला जाता है। आज की डेट में कोझिकोड भी बोलते हैं उसको, जो केरला में स्थित है, वहीं पे वो उतरा था। ठीक है, फिर उसके बाद किंग जमोरिन ऑफ कालीकट लेड पोर्तुगीज ट्रेडर्स कैरी ऑन ट्रेड विथ इंडिया। जो किंग जमोरिन वहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों को ये आदेश दे दिया कि तुम हमारे साथ व्यापार कर सकते हो। ठीक, आफ्टर सम टाइम द पोर्तुगीज ट्रेडर हैड अ मोनोपोली ओवर द स्पाइस ट्रेड। कुछ समय के बाद जो वहाँ के पुर्तगाली व्यापारी थे उन्होंने एक तरीके से मसाले के व्यापार पे कब्जा जमा लिया। ठीक, Towards the end of 16th century, the Dutch, the French and the English could also put hold in India. 16वीं शताब्दी के अंत में जो डच थे, डच लोग यानी कि डच का मतलब नीदरलैंड के जो निवासी होते हैं उसको डच बोलते हैं। द फ्रेंच, फ्रांस के जो निवासी होते हैं उनको फ्रेंच बोलते हैं। ठीक, एंड इंग्लिश यानी कि जो इंग्लैंड के जो निवासी उसको इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश नहीं। ठीक है, ये सब जितने भी थी 16वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कहीं न कहीं प्रवेश करना आरंभ कर दिए थे। ठीक,
इन द ईयर 1600 क्वीन एलिजाबेथ गिव परमिशन। 1600 शताब्दी में 1600 जो साल था, जैसे अभी हमारा 2000 चल रहा है ना, 400 साल पहले, ठीक है, 400 साल पहले 1600 क्वीन एलिजाबेथ के परमिशन, क्वीन जो वहाँ की रानी थी, एलिजाबेथ जो रानी थी, अंग्रेजों की जो रानी थी, उन्होंने परमिशन दिया। दे सेटअप ट्रेडिंग कंपनी नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने एक कंपनी की स्थापना किया, जो व्यापार के रूप में एक कंपनी का स्थापना किया, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक, द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर और फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन सूरत। जो पहला व्यापारिक कंपनी उन सब की सेटअप की गई थी, वो भारत पहले कहाँ सेटअप की गई थी, सूरत में सेटअप की गई थी। ठीक, लेटर द मुगल एम्परर जहांगीर गिव परमिशन टू द ब्रिटिश टू ओपन ट्रेडिंग सेंटर इन चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। उसके बाद देखो जो मुगल सम्राट जहांगीर थे, उन्होंने क्या किया, परमिशन दिया, अंग्रेजों को परमिशन दिया अपना ट्रेडिंग व्यापार सेंटर व्यापार केंद्र खोलने के लिए। कहाँ पे, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में। दे सून बिल्ड फोर्ट एंड मेंटेन आर्मीज एट द सेंटर इन द नेम ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर गोडाउन्स। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे किला बनाना शुरू कर दिया, और उन किलों के अंदर उनकी सोच कुछ और थी और बोलते कुछ और थे। पहले किला बनाए, उसमें अपने देश की आर्मियों को इकट्ठा किया, ये कहीं ना कहीं भारत पे कब्जा करना चाहते थे, भारत को हराना चाहते थे, भारत के राजाओं को हराना चाहते थे, यहाँ ताकि व्यापार कर सके हमेशा के लिए। लेकिन कहते कहते हम अपने माल और गोडाउन्स की रक्षा के लिए हम अपनी आर्मी रखना चाहते हैं। ठीक है, एज टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, डिस्प्यूट्स अरोज अमंग द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे भी जितने भी यूरोपियन देश थे जो भारत में व्यापार करने आए थे, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं विवाद होना शुरू हो गया। ठीक, दे फॉट मेनी बैटल्स अमंग देमसेल्फ। उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े आपस में ही कि भारत पे कौन व्यापार करेगा, कौन किसका कब्जा रहेगा, किसका आधिपत्य रहेगा, किसका हुकूमत चलेगी। इन सब चीज़ों को लेके उन सब के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। एट लास्ट द ब्रिटिश सक्सीडेड इन थ्रोइंग आउट अदर यूरोपियन कंपनीज फ्रॉम इंडिया। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में ये हुआ कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन सभी को बाहर भगाने में कामयाब हुई। जो इंग्लैंड की कंपनी थी उन सभी को बाहर भगाने में कामयाब हुई। ठीक, द ब्रिटिश कैप्चर्ड इन बंगाल। अब देखो जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने बंगाल के ऊपर कैसे कब्जा किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन टू कंस्ट्रक्ट फोर्ट्रेस एंड अराउंड दीज सेंटर्स इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर ट्रेडिंग सेंटर। अंग्रेज़ों का कहना ये था कि हम जो यहाँ पे जो ट्रेडिंग सेंटर्स खोल रहे हैं, इनका देख रेख करने के लिए, इनका बचाव करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं, फोर्ट बना रहे हैं, किला बना रहे हैं और अपनी आर्मी को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक, दे बिल्ट ए बिग फोर्ट कॉल्ड फोर्ट विलियम इन कोलकाता। उन्होंने एक बहुत बड़ा किला बनाया जिसका क्या नाम था, फोर्ट विलियम। ठीक, दे एम्प्लॉयड द आर्मी इन द फोर्ट। उन्होंने क्या किया, व्यापार दिया, यानी कि लोगों को रोजगार दिया आर्मी के तौर पे कि आप आओ हमारे आर्मी में शामिल हो जाओ, हमारे सामानों की, हमारे गोडाउन्स की तुम रक्षा करना, हम तुमकी उसके एवज में पेमेंट देंगे, सैलरी देंगे, वेतन देंगे। ठीक, नवाब सिराजुद्दौला दौला द रूलर ऑफ बंगाल वाज नॉट हैप्पी विद द ट्रेडर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, वो कंपनी के इस व्यवहार से खुश नहीं थे, नाराज थे। ही अपोज टू देयर बिल्डिंग फोर्ट एंड ऑर्डर देम टू रिमूव द आर्म्स एंड एम्यूनिशन फ्रॉम देयर फोर्ट इन कोलकाता। उन्होंने बोला कि जितनी भी तुम्हारी आर्मी है, जितने भी किले हैं, इन सबको हटाओ और बंद करो ये सब चीज़ें। ठीक है, द ब्रिटिश ट्रेडर डिड नॉट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ नवाब। जो अंग्रेजी हुकूमत थी ये नवाब की बातों को नहीं मानी। अब यहाँ से देखो ये जो चैप्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में तुम लोग को बाकायदा बारीकी से तुम लोग को मालूम चलेगा कि जितने भी जो इंग्लिश लोग आए थे
वो हमारे ऊपर किस तरीके से राज किए थे, ठीक है, किस तरीके से राज किए थे, हम किस तरीके से हमको गुलाम बनाया, हमारे ऊपर 200-300 साल जितना भी राज किए, किस तरीके से राज किए, उनकी नीति क्या थी, क्या नीति नहीं थी। बोला जाता है ना डिवाइड एंड रूल, उनकी नीति यही थी डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो राज करो। दो भाइयों के बीच में अगर तुम फूट डाल दिए, दो भाइयों के बीच में अगर तकरार हो गई, बहस हो गई, लड़ाई हो गई, वो नहीं बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बात चलेगी, सुनेंगे, तुम्हारी दोनों बात सुनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, डिसकंटेक्ट एमंग द इंडियंस, द ब्रिटिश बिकम वेरी पावरफुल एंड बिगन टू इंटरफेयर इन ऑलमोस्ट ऑल मैटर्स ऑफ द इंडियंस। धीरे धीरे जो अंग्रेज थे बहुत अपने आप को शक्तिशाली, बहुत मजबूत हो गए, और ये सब जितने भी थे भारतीयों के जितने भी मामले थे, अंदरूनी मामले थे, उन सभी मामलों में दखल अंदाजी देना शुरू कर दिए, ठीक है। दे इनेक्टेड लॉज एंड बिगन टू इन्फोर्स देम ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। वे अपना खुद का कानून बनाते और भारतीय लोगों पे थोपना शुरू कर देते थे कि तुमको ये कानून मानना है तो मानना है, ठीक है। अब कहने का मतलब यहीं पे अगर कोई आ जाए, अपनी सैनिक को इकट्ठा कर ले, हथियार लेस सैनिक आ जाए और जो कहेगा करने के लिए, तो आदमी डर के मारे करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। अभी कोई आतंकवादी यहाँ पे आ जाए और उसके पास मतलब असलहा है, जितनी भी बंदूकें हैं, बम है, बंदूकें हैं, लिया है, अगर बोल देगा मैं तुमको मार दूंगा, तो तुम उसकी एवज में वो तुमसे जो भी करने को कहेगा अपनी जान की डर से करोगे कि नहीं करोगे, कर देता आदमी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड यूज रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। जो अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी, इंडस्ट्री थी, औद्योगिक क्षेत्र थे, वो सब भारत का जो रॉ मटेरियल सा कच्चा माल था वो इंग्लैंड में यूज़ करते थे, एंड द प्रोडक्ट वर सोल्ड इन इंडिया ऑन अ वेरी हाई प्राइसेज। और जो भारत को कहने मतलब भारत का ही सामान था, भारत से कच्चा माल लेके जाते और वहाँ अपने देश में बनाते और उसको वापस भारत में लाते, और उसी सामान को भारत में ऊँचे महंगे दामों पे बेचते थे। तुम्हारे घर से मान लो कि दूध लेके गए, ठीक है, कई किलो दूध लेके, कई लीटर कई किलो दूध लेके गए, ठीक है, वो दूध को लेके गए, बाकायदे मथे उसका मक्खन बनाए, घी बनाए, वो घी ला के तुम्हें को खूब हाई रेट पे बेच रहे हैं, ठीक है, उनका ये था। अभी जैसे कॉटन की खेती होती थी इंडिया में, कॉटन को लेके जाते थे, जितना कच्चा माल रुई वगैरह लेके जाते थे, सूत वगैरह लेके जाते थे, यहाँ से वहाँ से अपनी इंडस्ट्री में कपड़ा वगैरह बना के लाते थे और कपड़ा भारत में बेचते थे सब, ठीक है। दे मेड इंडिया एज अ यूज़र ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब देखो क्या हुआ, उन्होंने भारत को इस तरीके से बना दिया था कि भारतीय जितने भी हों सब अंग्रेज़ों का सामान ही यूज़ करेंगे। द मनी दे अर्न वुड गो बैक टू ब्रिटेन। और जो भारत से वो जो पैसा कमाते हो तो सारा पैसा कहाँ जाएगा, ब्रिटेन में जाएगा, यानी कि इंग्लैंड में जाएगा। The British did nothing to improve the lives of Indians। और इसके एवज में जो अंग्रेज थे वो भारतीयों की ज़िंदगी सुधारने में कोई काम नहीं करते, ठीक है। द फार्मर्स इन बिहार फोर्स टू ग्रो इंडिगो। यानी कि जो किसान थे, जो बिहारी किसान थे, उनको ये मजबूर किया गया कि तुम इंडिगो की खेती करो। The farmers had no use of indigo, they required to grow food grains to feed themselves। अब देखो जो बिहार के किसान थे उनको इंडिगो की खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती थी। अब देखो हम भारतीय हैं, अब उनका फसल हम उगा के क्या करेंगे, जिसकी हमका कोई मतलब नहीं है, जिससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर गेहूँ धान और धान की खेती न करें तो हमको खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमारी प्रमुख फसलें यही हैं, गेहूँ धान है, जो सब्जियाँ मौसमी सब्जियाँ हैं वो मौसमी सब्जियों को बोते थे हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है, मोर ओवर फार्मर्स वर फोर्स्ड टू सेल द इंडिगो टू द ब्रिटिश ट्रेडर्स एट वेरी लो प्राइसेज। अब उसके बावजूद ये होता था कि अगर जो किसान इंडिगो की खेती कर लिया है तो क्या उनको करना होता था, उनको बहुत कम दामों में अंग्रेज़ों को बेचना होता था, ठीक। देयर फॉर द पुअर फार्मर्स बिकम पुअरर फर्दर। अब इस वजह से क्या हुआ है, जो गरीब किसान थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, दिन ब दिन गरीब होते चले गए, ठीक। मान लो तुम इंडिगो की खेती किए, उसमें लगा 100 रुपये,
और तुम 50 रुपये में बेच रहे हो तो 50 रुपये का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो दिन ब दिन कमज़ोर और गरीब होते जाओगे कि नहीं हो जाओगे? Apart from this, silk and cotton weavers were also forced to sell their cloths only to the British traders at low prices. अब देखो क्या हुआ, इन सबसे हट के यहाँ पे सिल्क, रेशम की खेती होती, जो कॉटन की खेती होती थी, इनको भी एकदम कम दामों में अंग्रेज़ों को बेचना होता था। अंग्रेजी जो व्यापारी थे उनको बेचना रहता था। The attitude of British made most of Indian extremely unhappy. इन व्यापारों की वजह से जो भारतीय जितने भी किसान थे वो भारतीय किसान बहुत नाखुश हो गए, नाराज़ हुए। The king and नवाब्स ऑफ इंडिया वर आल्सो नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश। जो राजा और नवाब थे भारत के, वो अंग्रेज़ों के इस बिहेवियर से, इस बर्ताव से वो भी खुश नहीं थे। The law made by the British allowed them to take over the kingdoms of these kings. उन्होंने जो अंग्रेज़ों, the law made by the British यानी कि अंग्रेज़ों के माध्यम से नियम कानून बनाया गया था, allowed them उनको ये अधिकार देता था to take over the kingdoms of these kings, जितने भी भारत में राजा महाराजा रहते थे, इन सभी के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, वन ऑफ सच laws stated if a king died without a child, his kingdom would be taken over by British East India Company. अब इसमें ये बोला गया है कि जो पहले के राजा महाराजा थे, अगर किसी राजा महाराजा का लड़का है या लड़की नहीं है, अगर वो राजा मर जाता है तो उसका जो भी राजपाट होगा, जितनी भी सल्तनत रहेगी, जितना भी उसका हिस्सा रहेगा, साम्राज्य रहेगा, वो सब अंग्रेज़ों के हिस्से में चला जाएगा। ठीक, वो सारा संपत्ति अंग्रेज़ों की हो जाएगी। दिस लॉज वाज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस कानून को क्या बोलते थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते थे। द ब्रिटिश टुक ओवर द स्टेट्स ऑफ सतारा, झांसी एंड नागपुर। अब ब्रिटिश ने कौन कौन से राज्य को अपना लिया था? सतारा को, झांसी को और नागपुर को। द इंडियन सोल्जर इन दैट स्टेट लॉस्ट देयर जॉब। और जो भारतीय सैनिक उन राज्यों में जो काम करते थे, उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी। दिस इज वाट हैपेंड इन अवध। यही काम अवध में भी हुआ। ऑल दिस फैक्टर्स टुगेदर क्रिएटेड जनरल डिससैटिस्फैक्शन एंड एंगर एमंग द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ऑल दिस फैक्टर्स टुगेदर क्रिएटेड जनरल, यानी कि ये सब जितने भी कारण थे, जनरल डिससैटिस्फैक्शन, यानी कि एक तरीके से सभी में असंतुष्टि का भाव फैला, एंड एंगर और गुस्से का भाव फैला अमंग द इंडियंस, भारतीयों के बीच में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ। यानी जितने भी भारतीय थे उस टाइम अंग्रेज़ों के खिलाफ वो नाखुश हुए। ठीक है, उनके अंदर गुस्सा फैली। फिर उसके बाद डिससैटिस्फैक्शन एंड एंगर रिजल्टेड इन मेनी अपराइजिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट ऑल द अपराइजिंग वर सप्रेस्ड विद आयरन हैंड। अब देखो क्या हुआ, इन सब जितने भी असंतुष्टि भारतीयों में फैली थी, असंतुष्टि और गुस्सा जो फैला था, इसकी वजह से बहुत सारे विवाद हुए, हिंसाएँ हुई। लेकिन बोला जाता है ना कि अगर तुम मजबूत नहीं हो तो तुम्हारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से भारतीय उस समय कमज़ोर पड़ गए थे और अंग्रेज़ों ने उनकी आवाज़ को दबा दिया था। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिगेन विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़नी शुरू की गई थी, वो 1857 से ही शुरू की गई थी। इट शोक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसने क्या किया कि अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी, जो नींव थी, उसको हिला के रख दिया। जो 1857 का विद्रोह किया गया, वो 1857 का विद्रोह में अंग्रेज़ों की नींव को हिला के रख दिया था। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द इंडियंस टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द ब्रिटिश राज। देखो जो 1857 का विद्रोह था, ये भारतीयों के द्वारा प्रथम ऐसा विद्रोह था जो खुद भारतीय अंग्रेज़ों से अलग होने के लिए विद्रोह किए थे। ठीक है, इसमें जो अंतिम मुग़ल सम्राट थे, मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने इसका ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था।
ठीक है। बाद में जब 1857 का विद्रोह खत्म हुआ तो उसमें बहादुर शाह जफर को मार दिया गया। ठीक, उसके बाद देखो क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस वजह से इसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि प्रथम युद्ध बोला गया, भारतीय आज़ादी का प्रथम युद्ध बोला गया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सिपाही म्यूटनी, इसको सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है। द रिवोल्ट बिगेन फ्रॉम मेरठ ऑन 10 मई 1857। जो हिंसा का शुरुआत हुई थी वो मेरठ में हुई थी, 10 मई 1857 में हुई थी। ठीक है। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट वाज दैट द इंडियन सोल्जर वर ट्रीटेड बैडली। इसका प्रमुख कारण है कि ये भी था कि जितने भी इसमें भारतीय सैनिक थे, ये भारतीय सैनिकों का बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया जाता था भारतीय सैनिकों के साथ। They were denied higher position despite their abilities। अब मान लो हमारी योग्यता मास्टर बनने की, हमको तुम चपरासी बनाओगे तो ये गलत है ना। तो उस समय 1857 में यही होता आया था कि जिसकी योग्यता ज़्यादा थी उनको भी छोटे स्तरों पे ही काम दिया जाता था। इस वजह से जितने भी भारतीय सैनिक थे क्या हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। Things reached at the climax when a new infield rifle was introduced in the army। अब देखो ये क्लाइमेक्स में उनका गुस्सा 7वें आसमान में कब चढ़ा कि जब उनकी आर्मी ने एक बंदूक का ईजाद किया। अपने बेड़े में एक बंदूक लाए जिसमें क्या था कि जिसमें सूअर और गाय का मांस यूज़ किया जाता था। सूअर मुसलमान यूज़ नहीं करते हैं, सूअर से मुसलमान भागते हैं, है ना, नहीं खाते हैं। और गाय जो होती है हिंदू धर्म में बोला जाता है कि गाय हमारी माता है। ठीक है। तो उससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती थी और सूअर के मांस से मुस्लिम धर्म की भावनाएं आहत होती थी। इस वजह से जितने भी हिंदू मुस्लिम आर्मी वाले थे, सैनिक थे, इन्होंने क्या किया, मिल के विद्रोह करना की शुरुआत की। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है, द कार्ट्रिज ऑफ दिस राइफल टू बी ओपनड विथ माउथ। ये जो इसकी जो कार्ट्रिज थी यानी जो बंदूक होती है ना, पहले देखो कुछ बंदूकें ऐसे तोड़ी जाती थी, ठीक है, उसमें गोली डाली जाती फिर उसको मारा जाता था। तो उसकी जो नली खोली जाती है तो उसमें मुंह लगाना पड़ता था। जो बंदूक की नली थी उसमें मुंह लगाना पड़ता था। तो उसमें गाय का मांस था और सूअर का मांस लगाया जाता, चमड़ा लगाया जाता। ठीक, आगे दिया है, देयर वाज अ रिमोर दैट दिस कार्ट्रिज वाज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। इसमें यह कहा जाता है कि एक अफवाह फैली थी, अफवाह थी या हकीकत थी, लेकिन हकीकत यही था कि उसमें गाय और सूअर का जो ग्रीस होता था, ग्रीस ये जो तेल वगैरह जो होता है ना कि उसकी जो चमड़ी उसमें तेल वगैरह जो भी होता था वो सारी चीज़ें उस पर लगाई जाती थी। ठीक है। द सोल्जर थॉट दैट दिस कार्ट्रिज वर मींट टू डिफाइल देयर रिलीजन। जो सैनिक थे उनको ये लगा कि हाँ ये हमारे धर्म को आहत कर रहे हैं, हमारे धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, हमारे धर्म को ठेस पहुँचा रहे हैं। That is why the Indian soldier were not ready to use this cartridge। इस वजह से जितने भी भारतीय सैनिक थे इन बंदूकों के इस्तेमाल करने से मना कर दिया। They were so angry that they shot down their British officers। They were so angry, वो इतने नाराज़ थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मारना शुरू कर दिया। Broke open the prisons and set free their imprisoned fellow soldiers। उन्होंने क्या किया, जेलों को खोलना, जेलों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसमें जितने भी कैदी थे, उनके साथी सैनिक कैदी थे, उन सभी को आज़ाद कर दिया। द रिवोल्ट दैट स्टार्टेड एट मेरठ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब देखो क्या, जो मेरठ से इस युद्ध की हिंसा की शुरुआत हुई थी, ये आग की तरह एकदम फैलना शुरू हो गई पूरे भारत के हिस्से में। उत्तरी और सेंट्रल केंद्र भारत में ये फैलना शुरू हो गई। बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर द एम्परर ऑफ इंडिया। बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व घोषित किया, उन्होंने अपना नेतृत्व इसमें दिया और उनको भारत का सम्राट घोषित किया गया।
द रिवोल्ट वॉज लेड बाय डिफरेंट लीडर्स इन देयर एरियाज, यानी जितने भी ये हिंसाएं जो चल रही थी, जिस क्षेत्र में चल रही थी, उस क्षेत्र के राजा महाराजा उसका क्या करते थे, लीड करते थे, नेतृत्व करते थे। पेशवा नाना साहेब एंड तात्या तोपे लीड द रिवोल्ट एट कानपुर। जो पेशवा नाना साहेब थे और तात्या तोपे थे, इन्होंने रिवोल्ट का, इन्होंने हिंसा का 1857 में कानपुर में क्या किया था, नेतृत्व किया था। कुंवर साहिब ऑफ जगदीशपुर स्टेट लीड द रिवोल्ट इन बिहार। जो कुंवर साहब थे जगदीशपुर के, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, कहाँ किया था, बिहार में। इन लखनऊ इट वॉज लेड बाय बेगम हजरत महल। लखनऊ में इस जो हमारा जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वो किसके माध्यम से नेतृत्व किया गया था, बेगम हजरत महल के माध्यम से, ठीक है। एंड इन झांसी, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीड द बैटल, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने उसका नेतृत्व किया था। वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। हम पहले से ही रानी लक्ष्मीबाई के बलिदानों को जानते हैं। इन स्पाइट ऑफ ब्रेव एफर्ट ऑफ द इंडियंस, बहादुर सैनिकों के इस योगदान से द ब्रिटिश मैनेज टू सप्रेस द रिवोल्ट। जो अंग्रेज थे, बाद में ये जो हिंसा हुई थी 1857 को, इसको दबा दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर आइदर इम्प्रोजिंड और एग्जीक्यूटेड। हजारों की संख्या में लोगों को क्या किया गया, कैदी बनाया गया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड बीन डाइड टू द माउथ ऑफ कैनन्स एंड वर ब्लोन अप। बहुत सारे जो लोग थे उनको क्या किया, माउथ ऑफ कैनन्स, उनको माउथ ऑफ कैनन्स किया गया एंड वर ब्लोन अप। टू सन्स ऑफ बहादुर शाह जफर वर बचर्ड। जो बहादुर शाह जफर की जो दो बेटे थे, उनको कुचल दिया गया, ठीक है, कुचल दिया गया। बहादुर शाह जफर वाज कैप्चर्ड एंड सेंट टू रंगून द कैपिटल ऑफ म्यांमार। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और उनको रंगून भेज दिया गया, म्यांमार की जो राजधानी थी उस समय, वहाँ पे भेज दिया गया। ही डाइड इन रंगून इन 1862, और बहादुर शाह जफर की मौत हो गई 1862 में। इम्पैक्ट ऑफ द 1857 रिवोल्ट, 1857 के विद्रोह का परिणाम, ठीक है। A few major impact of 1857 revolts are given below। एक देखो क्या होता है ना, few कुछ इम्पैक्ट थे, जो असर थे, जो उसका प्रभाव था 1857 के विद्रोह का, वो नीचे दिया गया है। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया केम टू एन एंड। जो रूल था, जो कानून था, जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका अंत हुआ। नाउ इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो भारत के लोग थे, भारत की जो कंपनी थी, वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर में आ गई, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। जो क्वीन विक्टोरिया थी, जो फोटो में तस्वीर में दिख रही है क्वीन विक्टोरिया, उनको भारत की महारानी बनाया गया। दस इंडिया बिकम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इस तरीके से जो भारत था वो अंग्रेजों का कॉलोनी, औपनिवेशिक राज बन गया, ठीक। वाइसराय वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रूल ओवर इंडिया। एक वाइसराय की नियुक्ति हुई पूरे भारत पे राज करने के लिए, ठीक। द ब्रिटिश आर्मी वाज रिकॉग्नाइज्ड। भारतीय यानी जो अंग्रेजों की आर्मी थी, सैनिक थी, उनका अस्तित्व में आना शुरू हुआ। द कोटा ब्रिटिश सोल्जर इन द आर्मी वाज कंसिडरेबली रेज्ड। यानी उनमें कोटा चलता था, जो अंग्रेजों की जो सैनिक थी उनमें कोटा चलता था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, विकास करना शुरू किया। ऑल किंग्स एंड टिटुलर रूलर्स ऑफ इंडिया वर डिक्लेयर्ड एट फ्यूजराइज ऑफ द इंडियंस ऑफ ब्रिटिश क्राउन। जितने भी भारतीय सैनिक थे, राजा महाराजा थे, ये सब अंग्रेज़ों की कहीं न कहीं अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसके अधीन हो गए। Although the revolt of 1857 was suppressed by the British Army, जबकि 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया था अंग्रेज़ों के माध्यम से, but it inspired the feelings of freedom in the heart of the Indian people। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे भारतीयों के दिलों में आज़ादी की हिंसा, आज़ादी की लड़ाई को जागृत कर दिया था, ठीक। एज द टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, द फ्लेम ऑफ फ्रीडम बिकेम ब्राइटर एंड ब्राइटर एंड अल्टीमेटली द नेशन
स्पिरिट ओन फॉर द अस फ्रीडम इन 1947। जैसे जैसे समय बीतता गया, आज़ादी की लड़ाई, जो आज़ादी की लौ थी, आज़ादी की आग थी, वो भारतीयों में बढ़ती गई और अंततः 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक इस तरीके से 1857 के विद्रोह से हमारे देश के लोग, हमारे देश के सैनिक इस तरीके से क्या किए, ये सारी चीज़ें हुई और अंततः 1947 में हमारा देश पूर्णतः अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हुआ।